हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम 10 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कुछ करंट अफेयर्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पूरी कोशिश यही है कि इकोनॉमी के जो डिफ़िकल्ट मुद्दे भी आपको लगते हैं ना, वो आसान भाषा में आपको समझाए जाएँ, ताकि आप जान पाओ कि इकोनॉमी दरअसल में हमारी टेक्निकल एक सब्जेक्ट है, पर टफ बिल्कुल भी नहीं है। राइट? देखो, आज मैं आपको ना पहले 2 होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है? 2 एमसीक्यू आपके लिए मैं लेके आया हूँ और ये दोनों आपके फाइनेंशियल मार्केट के साथ लिंक्ड हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज जो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, वो इसी टॉपिक के साथ है, ठीक है ना? तो वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसलिए कोशिश करना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ एंड दूसरा ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है? तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे डिस्कस? क्योंकि देखो, पिछले दिनों के अंदर क्या हुआ है, जो निफ्टी है ना, वो ऑल टाइम हाई पे चला गया है। सारी चीजें समझेंगे, चिंता नहीं करनी, निफ्टी क्या है, ऑल टाइम हाई क्या है, सब समझेंगे, बट बिल्कुल बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, एक वर्ड होता है स्टॉक एक्सचेंज। इसका क्या मतलब? या स्टॉक एक्सचेंज छोड़ो, पहले आप एक्सचेंज का मतलब देखो। एक्सचेंज मतलब एक तरह की जैसे मंडी होती है ना, उसको एक्सचेंज बोलते हैं। अब मंडी में क्या करते हो, कोई इंसान कुछ बेचता है, कोई इंसान कुछ खरीदता है, ठीक है? जैसे मान लो आप सब्जियां खरीदते हो, कोई इंसान बेच रहा होगा उसको। उसी तरह से जब हम बात करते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज की, ये भी दरअसल में कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर स्टॉक्स की क्या हो रही है, आपकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। उसी मार्केट प्लेस को क्या बोलते हैं हम? स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट? एक चीज आपके दिमाग में आएगी, सर समझ गए, स्टॉक तो हमें पता है और स्टॉक एक्सचेंज भी हम समझ गए, पर इसको आखिर रेगुलेट कौन करता है? कौन इसका रेगुलेटर है हमारी स्टॉक एक्सचेंज का? द आंसर इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है, यानी कि सेबी, वो यहां पर इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब आगे समझना है हमें दो मेजर एक्सचेंजेस को। उनका क्या नाम है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो एनएससी, बीएससी और एनएससी। इनको थोड़ा सा समझना है। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज आपको बीएससी पे लिस्टेड हुई देखती हुई मिल जाएंगी, उसी तरह से बहुत सारी कंपनी आपको एनएससी के ऊपर लिस्टेड देखने को मिल जाएंगी। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थी, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 के अंदर, वेयर एस एनएससी का हुआ था 1992 के अंदर। ये काम वही है, स्टॉक एक्सचेंज ही अपने आप में कंपनीज लिस्टेड है, यहाँ पर आप स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, अगर मान लो मुझे ये बताना है कि आज यहां पर क्या मार्केट ऊपर गया या मार्केट नीचे गया, तो मेरे लिए शायद ना बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सर आप एक चीज नोटिस करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो हजारों कंपनी लिस्टेड है, ठीक है ना? तो अगर मुझे ये बताना है कि आज ऊपर गया या नीचे गया, तो मेरे लिए तो हजारों कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा, राइट? पर उसकी जगह हम पता क्या करते हैं, हम इनके इंडेक्स को ट्रैक कर लेते हैं। इंडेक्स का क्या मतलब? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पता क्या किया हमने, इसकी जो टॉप 30 कंपनीज थी, जिनका मतलब मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन था, अभी वो वर्ड भी समझाऊंगा कि मार्केट कैप क्या होता है, पर यहां पर हमने क्या किया ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 कंपनीज थी ना, हमने उनको ट्रैक कर लिया। ठीक है, उनको ट्रैक करने से हमें क्या पता लगा? इन 30 कंपनीज को ट्रैक करने से हमें ये पता लगा, हो सकता है कुछ कंपनीज ऊपर गई हों, हो सकता है कुछ कंपनीज नीचे गई हों, फिर उनका हम इफेक्ट देखें कि नेट में सारी चीजें क्या हुई। समझे? ये कुछ कंपनीज की ना अलग अलग वेटेज होती है, जैसे मान लो रिलायंस की वेटेज अलग है, ठीक है ना, टीसीएस की वेटेज अलग अलग है, एचडीएफसी बैंक की वेटेज अलग है। तो इनको इस हिसाब से देखा जाता है कि जो भी इनकी वेटेज होगी, जिस हिसाब से अप ऊपर या नीचे मूव करे, उस हिसाब से हम देखेंगे कि ओवरऑल ये 30 कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट क्या आया। समझना इस बात को। अगर मैं ये पूछता हूं ना कि एक्चुअल में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है ना, उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक है ना? सेंसेक्स का नाम क्या है? सेंसिटिविटी इंडेक्स। आप लोग भी सुनते होंगे कि सर सेंसेक्स आज 500 पॉइंट ऊपर चला गया, 500 पॉइंट आज नीचे आ गया। इसका मीनिंग समझना, अगर मैं बोलता हूं ना कि सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर गया, इसका मतलब पता क्या है? कि जो हमने ये 30 कंपनीज देखी, इनका नेट में इफेक्ट है। ऐसा मत समझना कि सारी की सारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज ऊपर गई, नहीं। ना ही ये कहना कि 30 की 30 कंपनीज ऊपर गई, ये बात भी नहीं है। हो सकता है 30 में से 20 कंपनीज ऊपर गई हों, 10 कंपनीज नीचे गई हों, तो नेट में जो इफेक्ट आया ना, वो क्या दिखा रहा है? वो नेट में इतना इफेक्ट आया कि ये ऊपर गया है। समझे इस बात को? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या आई शुड से सेंसेक्स का ऊपर जाना या नीचे आना, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंपनीज ऊपर जा रही हैं, नहीं। ना ही ये मतलब है कि 30 की 30 कंपनीज ऊपर गई हैं, ये बात भी गलत है। इसका सिंपली मतलब ये है कि कुछ कंपनीज ऊपर गई हो सकती हैं, कुछ कंपनीज नीचे गई हो सकती हैं, उनका जो नेट में इफेक्ट था, दैट इज व्हाट, वो इस तरह से ऊपर आया है।
ठीक है ना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हजारों ही कंपनीज है, राइट। उसका ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमने एक इंडेक्स बनाया, कितनी कंपनीज का, 30 कंपनीज का। ये 30 कंपनीज के इंडेक्स को हम ट्रैक करेंगे, अकॉर्डिंगली देखेंगे कौन सी कंपनी इनमें से 30 में से ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली हम बता पाएंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बेसिकली सेंसेक्स था वो कितना ऊपर गया कितना नीचे गया। ठीक है, तो कितनी कंपनीज थी, 30 कंपनीज। इसके आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर आई शुड से जो मैं बात कर रहा हूँ बॉम्बे सेंसेक्स की, ये कहां पर देखने को मिल जाएगा आपको, मुंबई के अंदर। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, ये भी सेम ही चीज है बीएससी की तरह, बस फर्क पता क्या है, यहां पर भी हजारों ही कंपनीज लिस्टेड है, पर यहां पर आप कितने चीजों का ट्रैक करते हो, कितनी कंपनीज का ट्रैक रखते हो, दैट इज 50 कंपनीज। एक्चुअल में है क्या ना, आपने निफ्टी का नाम सुना होगा, निफ्टी का नाम ही क्या है, निफ्टी 50, है कि नहीं। तो निफ्टी 50 एक्चुअल में वही चीज दिखाता है कि यहां पर हम 50 कंपनीज का ट्रैक रखते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं ना, जैसे ये देखो न्यूज देखो कि निफ्टी ऊपर गया। अब निफ्टी ऊपर जाने का मतलब सिंपली यहाँ पे ये है कि निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी थी ना, उनमें से कुछ कंपनीज ऊपर गई, कुछ कंपनीज नीचे गई, जो नेट में इफेक्ट आया वो ऊपर गया। समझे इस बात को। तो आई होप आपको ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में फर्क पता लग गया होगा, और साथ ही साथ आपका जो मैं बात कर रहा हूं आपके सेंसेक्स की और निफ्टी की, इसका मतलब भी समझ गए होंगे। एनएससी के जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो भी आपको मुंबई के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे, वो भी एनएससी आपको मुंबई के अंदर ही सिचुएटेड देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ फर्क है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। अब न्यूज क्या थी, न्यूज थी निफ्टी एट एन ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई का मतलब कि इससे ऊपर कभी वो गया नहीं, मतलब आज तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट उसने छू लिया है। तो अभी ना निफ्टी 20,000 क्रॉस किया था, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी सी बस पता होनी चाहिए, इसका मीनिंग आप समझ गए, ऑल टाइम हाई का भी आपने मीनिंग समझ लिया। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएंगे, सर समझ तो आ गया कि निफ्टी ऊपर गया, इसका मतलब बहुत सारी कंपनीज के शेयर प्राइस ऊपर गए होंगे, ऐसा क्यों हुआ। देखो एक इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है G20 को, ठीक है ना। प्रीलिम बूस्टर के अंदर हमने बहुत बार G20 का जिक्र किया, हमने इसके अलावा एक वीडियो भी बनाई थी जिसपे हमने देखा कि G20 के क्या क्या इफेक्ट्स आए, ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, की टेकअवेज हमने डिस्कस किए थे। अब G20 के अंदर देखो अच्छी बात क्या हुई, हम लेकर आए क्या, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ, जब हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेके आए, इसने इंडिया का जो स्टेचर था ना उसको इंप्रूव किया कि इंडिया अच्छी प्रगति कर रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, जब कहीं ना कहीं लोगों में ना सेंटीमेंट अच्छा होता है कंट्री को लेके, तो जब सेंटीमेंट अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वहां की जो मार्केट है वो मार्केट भी एक हमें बूस्ट दिखाती है कि हाँ एक्चुअल में चीजें बढ़िया चल रही हैं। तो इस वजह से निफ्टी का ऊपर जाता हुआ हमें देखने को यहाँ पर मिला है। प्लस एट द सेम टाइम G20 के अंदर ना कुछ और भी बढ़िया बढ़िया चीजें हुई, सर जैसे कि आप एक बात नोटिस करो, जो अफ्रीकन यूनियन है इसको G20 की सदस्यता मिल गई है, बिल्कुल ठीक बात है, और इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस अच्छे हैं, तो ये भी एक बूस्ट करने का कारण रहा। साथ में आपका ना देख नोटिस करो इंडिया की बहुत सारी कंपनीज के ना अफ्रीका के अंदर अच्छे खासे काम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लो भारतीय एयरटेल की, ये इंडियन कंपनी है पर अफ्रीका के अंदर इसकी बहुत अच्छी खासी प्रेजेंस है, तो ये भी अच्छा से बूस्ट हुआ। तो इस तरह से आप और भी नोटिस करोगे, जब इस तरह से मार्केट का सेंटीमेंट बढ़ता है ना, तो बाहर से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गया, इवन जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गया, जैसे बड़े बड़े आपके पेंशन फंड्स हो गया, ये सब भी अच्छा खासा पैसा मार्केट में डालते हैं। तो ये सारे कारणों की वजह से क्या हुआ है, हमारे निफ्टी के अंदर एक ग्रोथ होती हुई देखने को मिली है। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा भी बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हम महंगाई को भी काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके अंदर भी एक कमी देखने को मिली है। इन सभी कारणों की वजह से हमारा जो मार्केट है ना वो ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है, ठीक है ना। तो आई होप अब आप ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिए थे इनको आप आंसर कर पाओगे। पहला क्या था, ये बियर और बुल का मैं मतलब समझाता हूं, ये रह गया। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका बुल, एक होता है आपका बियर। इसका क्या मतलब सर बुल और बियर का, देखो बुल का मतलब होता है, आपने कभी तो द बिग बुल सुना है, द बिग बुल शायद आपने सुना होगा जिन्होंने स्कैम 1992 वगैरह ये चीज देखी है। तो जब हम बात करते हैं ना बुल की, बुल हम उस पर्सन को बोलते हैं जो हमेशा ये सोचता है कि मार्केट ऊपर 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 जाएगी ही जाएगी, ठीक है ना। बियर उनको बोलते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार मार्केट गिरने वाली है बस गिरी ही जा रही है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको नेगेटिविटी वाले लोग होते हैं जो थोड़े बोलते हैं कि यार मार्केट अभी गिरनी शुरू हुई है, अभी और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी, इस तरह के लोग वो बोलते हैं बियर। बुल वाले क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि नहीं मार्केट तो और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, उनको बोलते हैं हम बुल,
ठीक है, तो बुल और बियर के बीच में आई होप आपको यहाँ पे फर्क पता लग गया होगा। इसके अलावा एक छोटी सी चीज हमें और देखनी है, वो पता क्या है कि ना फैक्चुअल स्टेटमेंट आपसे पूछ लेता है। अगर मैं बात करता हूँ ना दुनिया भर की, ठीक है, तो दुनिया में सबसे जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं वो है आपकी एम्स्टरडेम, ठीक है ना। एम्स्टरडेम आपकी, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, एम्स्टरडेम नीदरलैंड्स। ये दुनिया की सबसे पुरानी आपकी स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलती है। और सर अगर हम एशिया की बात करें तो देखो एशिया में अपनी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मैंने आपको क्या बताया 1875 में ये बनी थी, ठीक है ना। तो एशिया की सबसे पुरानी कौन सी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दुनिया भर की कौन सी है, आपकी एम्स्टरडेम नीदरलैंड। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एंड अब आप आसानी से चाहे आप ये क्वेश्चन देख लो या फिर आप ये क्वेश्चन देख लो, इन दोनों का आंसर कर पाओगे। तो नीचे मुझे कमेंट्स पे बताना कि दोनों का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, ठीक है ना। तो एक अच्छे से हमने समझ लिया निफ्टी क्यों ऊपर गया, हम वो भी समझ चुके हैं। एंड साथ ही साथ जो इसके साथ चीजें हमें पढ़नी थी वो भी हम समझ गए। एक वर्ड यहाँ पे आया था मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है ना, करंटली अगर आप नोटिस करोगे इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप अच्छा खासा जा रहा है। और मैंने साथ में बताया भी था कि जो 30 कंपनीज आप लेते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स के अंदर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनीज लेते हो उनका मार्केट कैप देखा जाता है। इसका क्या मतलब होता है मार्केट कैप का? मार्केट कैप का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, आपके शेयर का भी कितना दाम है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। बेसिकली अगर मान लो जैसे रिलायंस के मान लो 1000 शेयर है और हर शेयर का प्राइस मान लो 200 रुपया है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो आपका जो टोटल मार्केट कैप क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मार्केट कैप और कुछ नहीं होता, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। आई होप ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का मीनिंग भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक तो सर समझ आ गया निफ्टी ऑल टाइम हाई का। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो क्या है आपका वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। इसका क्या मतलब, देखो ये बहुत ही अपने आप में छोटी न्यूज है। रीजन बीइंग कि हमें यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो डेटा यहाँ से याद नहीं हमें नहीं करना, हमने ये देखना है कि आखिर इसको रिलीज कौन करता है, हु रिलीजेस वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका FAO है, FAO क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा आपका ये जो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है ना इसको निकाला जाता है। यहां पर ये करता क्या है, देखो डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी फूड कमोडिटीज होती हैं उनकी एक बास्केट होती है इसके पास, ठीक है। ये बास्केट के अंदर क्या प्राइजेस के अंदर उतार चढ़ाव आ रहा है वो यहाँ पर ट्रैक किया जाता है। यहाँ पर अलग अलग चीजें होती हैं, आपके सीरियल्स हो गया, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, शुगर, इस तरह की अलग अलग चीजों का ना देखा जाता है कि ओवरऑल दाम कम हुआ, नीचे बढ़ा, क्या हुआ, इस तरह की चीजें जो ट्रैक होता है ना। तो मंथली बेसिस के ऊपर ये ट्रैक रखता है इस तरह से कि कैसे कैसे जो फूड प्राइजेस हैं उनके अंदर क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो अभी पता इसने क्या बताया है, अभी देखो दुनिया भर में अभी थोड़ा ना डिक्रीज हमें देखने को मिला है ज्यादातर प्राइजेस के अंदर। तो एक्चुअल में क्या बात करी गई है कि अपने 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है जो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और FAO के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशंस की क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका काम क्या है, FAO का काम इसका ये है कि ये चाहती है कि दुनिया भर में जो हंगर है ना उसको खत्म किया जाए। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के बारे में जानते होंगे ना, जैसे नो पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 इज जीरो हंगर। तो उसको अचीव करने के लिए कैसे इंटरनेशनल एफर्ट्स लिए जा सकते हैं वो सारे FAO के द्वारा लिए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये बात नहीं भूलनी कि जो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है वो दरअसल में किस चीज के साथ डील करता है, वो समझ आ गया। एंड साथ ही साथ इसको रिलीज कौन करता है, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO इसको रिलीज करता है। ठीक है सर, ये बात भी क्लैरिटी है। एक तीसरी छोटी सी और न्यूज है दैट इज डुअल यूज गुड्स की। इसको समझना जरूरी है कि आखिर पहली बात तो ये समझो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके एक्सपोर्ट कंट्रोल बढ़ा रही है। अब हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आखिर ये डुअल यूज गुड्स क्या होते हैं। देखो डुअल का मतलब होता है टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन गुड्स की हम बात कर रहे हैं जिनकी आप अलग अलग एप्लीकेशन हो सकती हैं। कहने का मतलब क्या कि आप उनको सिविलियन तरह भी यूज कर सकते हो, उनकी कुछ सिविलियन एप्लीकेशन भी हो सकती हैं एंड साथ ही साथ उनकी कुछ मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। अच्छा सर ऐसा क्या, ऐसी चीजें कौन सी हो सकती हैं? देखो जैसे आप नोटिस करो, आप बायोटेक्नोलॉजी को ये देखो, अब बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको मेडिकल रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, एट द सेम टाइम कुछ लोग इसको वेपन्स भी बना सकते हैं, बायो वेपन्स जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हुआ ना, इसका सिविलियन पर्पस भी है एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर इसका मिलिट्री पर्पस भी यहाँ पे हो सकता है। उसी तरह से जैसे आपका नेविगेशन हो गया, आपकी
जीपीएस टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये इनको ना आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो अपने लोकेशन ढूंढने के लिए, जैसे ओला उबर ये सब यूज़ करते हैं, वो बात भी ठीक है। वेरस कहीं ना कहीं वेपन्स को कहाँ पे प्लेस करना है, वेपन्स को अपने जो मिलिट्री वेपन्स हैं उनको कैसे सामने वाले टारगेट पे शूट करना है, तो ये भी उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आपके ना वेपन्स वगैरह भी हो सकते हैं, इनफैक्ट ना आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, कि आपको कुछ मटेरियल्स होते हैं, आप उन मटेरियल्स का यूज़ अपने कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी, पर उनको कहीं ना कहीं उनके मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। अब ड्रोन्स की बात कर लो, ठीक है, ड्रोन्स अब आप देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो भी जो ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं वो भी यूज़ करते हैं, पर ड्रोन से कई बार आप देखते हो बम वगैरह भी फेंके जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, डुअल यूज गुड्स बोलते हैं, जिनके एक से ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं, मतलब उनको आप सिविलियन पर्पसेस के लिए भी एंड एट द सेम टाइम मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी गवर्नमेंट ने पता क्या किया है, इनकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए या फिर इनके जो इनसे जो दिक्कतें आ सकती हैं, इनसे जो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, इस वजह से हमारी सरकार ने बोला है कि इसके जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है ना, हम उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ना पहली बात तो हमें ये समझनी है कि कौन सी हमारी पॉलिसी के अंतर्गत आती है जो ड्यूअल यूज गुड्स। एक्चुअल में ना हमारी एक पॉलिसी है दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर इसका एक्सपोर्ट यहाँ पर रेगुलेटेड है कि इनका एक्सपोर्ट कैसे होना चाहिए, वो किस पॉलिसी के अंदर है, आपकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है। इवन अगर मैं फर्दर आप जाऊं ना, तो एक आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, एक सेकेंड, एक लिस्ट है जिसका नाम है SCOMET लिस्ट। अब सर इस नाम का क्या है, SCOMET लिस्ट का, S स्टैंड्स फॉर आपका, SC स्टैंड्स फॉर स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये लिस्ट्स में ना आपसे कई बार नाम पूछ सकता है यूपीएससी की, ये न्यूज में थी, ये किस चीज का लिंक्ड है, तो आपको पता होना चाहिए ये किसकी बात हो रही है, आपके स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे कहीं ना कहीं, जैसे ऑर्गेनिज्म की मैंने बात करी, तो मैंने बताया ना आपको कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ पे यूज कर सकते हो, सिविलियन पर्पसेस के लिए भी, मिलिट्री पर्पस के लिए भी, बायो वेपन्स की फॉर्म के अंदर, तो ये सब इस लिस्ट के अंदर आ जाते हैं इस तरह से। तो जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, उसके अंदर इसका एक्सपोर्ट रेगुलेटेड है, और हमने इसका डुअल यूज गुड्स का आखिर मीनिंग क्या होता है वो भी अच्छे से हमने यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट वीक के अंदर मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, जैसे एक होमवर्क था विद रिगार्ड्स टू आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, ठीक है ना। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, यूपीएससी ने 2023 में पूछा था हमसे कि एसएचजी क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करना, जैसे पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो प्रोग्राम था वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज नो। देखो जब भी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हो तो आप एक्चुअल में ना बांग्लादेश की यहाँ पे बात करते हो, राइट। आपने मोहम्मद यूनुस जी के बारे में सुना होगा, ठीक है, जो आपका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जिन्होंने फाउंड किया था, गेटिंग द पॉइंट। फिर अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर भी ये चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या इंडिया में एसबीआई से एस्टेब्लिश हुआ है? नहीं, ये बात गलत है। पहली स्टेटमेंट इस वजह से यहाँ पे गलत हो जाती है। दूसरी बात देखो, एक्चुअल में ना प्रीलिम बूस्टर आप फॉलो करते होंगे, जो नहीं करते उनको फॉलो करना चाहिए। प्रीलिम बूस्टर के अंदर ना मैंने आपको ये समझाया था जब हमने लखपति दीदी के बारे में पढ़ा था, वहां पर क्या मैंने समझाया था कि जो एसएचजी होते हैं ना, वहां पर सारे मेंबर्स ऑफ द ग्रुप क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोन की, जो कि एक इंडिविजुअल मेंबर लेता है। इसी वजह से देखा जाता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो रीपेमेंट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, साथ मिलकर कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो दूसरा भी ठीक है। तीसरी बात कह रहा है आरआरबीस हो गया, आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, वो इनको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो स्टेटमेंट्स ठीक हैं, एक गलत है, तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से आगे चलते हैं। अगला स्टेटमेंट जो था वो था सीबीडीसी के रिगार्डिंग। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये भी हम प्रीलिम बूस्टर के अंदर सीबीडीसी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि प्रीलिम बूस्टर के अंदर कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज हम कवर करते हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पूछ रहा है कि इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, आज के टाइम के ऊपर आपका स्विफ्ट सिस्टम हो गया जो कि एक मैसेजिंग सिस्टम है, या यूएस डॉलर हो गया, इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स लाने की कोशिश करी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हो, ये भी एक तरह का ऑल्टरनेटिव ही है इन सभी चीजों का। उसी तरह से जो आपका सीबीडीसीज है वो भी एक तरह का ऑल्टरनेटिव ही इसका देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आराम से आप कहीं ना कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर बिना कोई दिक्कत के अंदर कन्वर्टिबिलिटी वगैरह कर सकते हो, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है।
दूसरा बात कह रहा है डिजिटल करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है विद द कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट, जैसे कुछ टाइम फ्रेम होना चाहिए उसकी स्पेंडिंग के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है, क्या क्या अपना आप उसमें ऐसा कुछ चीजें फिट कर सकते हो कि सर्टेन डेट तक ही आपको यहाँ पे इसका खर्च करना है। बिल्कुल ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी है, आप यहाँ पे ये चीजें डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है ना। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप हमारी जो कोशिश है कहीं ना कहीं इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं है, वो आज के लेक्चर के अंदर भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना। इसी तरह से आप भी जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए, जो होमवर्क दे रहा हूँ उनको करा कीजिए, ताकि हमारा ना इन्हीं के अंदर से ना काफी इकोनॉमी के जो टफ कॉन्सेप्ट भी है ना उनको हम समझने या सीखने की कोशिश करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।